आत्मीय भाइयों और बहनों, सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। लेखक हैं श्री राम शर्मा आचार्य। नारी जागरण की अग्रदूत उर्मिला शास्त्री। आइए सुनते हैं। मेरठ शहर का प्रसिद्ध नवचंदी मेला, घर की चार दीवारी में बंद रहने वाली मात्र शक्ति, जब राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर बाहर निकली तो लोग दिखते ही रह गए। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए विलायती कपड़े की दुकान पर जब इन देवियों ने धरना दिया, 14 घंटे तक पिकेटिंग की, तब परिणाम यह हुआ कि 80% बिक्री बंद रही। मेरठ की महिलाओं के इस साहस से भारत की नारी समाज में एक जागृत फैली। इस सोई नारी शक्ति को जगाने का श्रेय श्रीमती उर्मिला शास्त्री को दिया जाएगा। उर्मिला जी का जन्म कश्मीर के श्रीनगर में 20 अगस्त 1909 को हुआ था। इनके पिता जाने माने ठेकेदार थे। ये प्रगतिशील विचारों के धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। स्कूली शिक्षा इन्होंने हिंदी मिडिल तक ही पाई थी। ज्ञानार्जन की भूख ने इन्हें चुप नहीं बैठने दिया। घर पर ही वे अध्ययन कार्य करने लगीं। संस्कृत तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त कर लिया। ये धर्म ग्रंथों को बड़ी चाव से पढ़ती थीं तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करती थी। इन्होंने स्त्री जात की वर्तमान दशा को देखा तो उसे धर्मशास्त्रों में बताए गए उसके स्वरूप से बहुत भिन्न पाया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं नारी समाज को जगाऊंगी। पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा स्वाध्यायी छात्रा के रूप में उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने इंटर पास किया और अपने ध्येय पथ पर अग्रसर होने का शुभारंभ श्रीनगर की आर्य कन्या पाठशाला की मुख्य अध्यापिका बनकर किया। अध्यापन का कार्य वे अपनी जीवन साधना समझकर करती थीं। इसका एक अनुपम उदाहरण है कि वे अपने विवाह के दिन भी पाठशाला से अनुपस्थित नहीं रहीं। अपना देश भारत उन दिनों विदेशियों के अधीन था। पराधीनता से मुक्त होने के लिए उर्मिला जी का हृदय छटपटाता था। उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे संकीर्ण मना व्यक्ति से विवाह करके ध्येय पथ में रोड़ा नहीं अटकाएंगी, भले ही आजीवन उन्हें अविवाहित ही क्यों न रहना पड़े। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की धूम मच रही थी। भावनाशील उर्मिला जी भला इस हवा से अछूती कैसे रह जाती। उन्होंने नारी वर्ग में चेतना फूंकने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सभी विदेशी वस्त्रों में आग जला दी। अब खादी उनके तन मन की शोभा बढ़ाने लगी थी। इनके विचारों तथा रहन सहन से प्रभावित हो इनके साथ ही एक अध्यापिका कहने लगी, आपके विचार तो बहुत ऊंचे हैं, महिलाओं में जागृति आनी चाहिए। पर महिला समाज युगों युगों से पद्दलित रहा है। हीन भावना उसके रक्त मांस में घुल चुकी है। उससे भला आप मुक्त कैसे कर लेंगी? उससे आप मुक्त कैसे कर लेंगी महिलाओं को? इस प्रश्न का उत्तर उर्मिला जी ने इन शब्दों में देकर उसे समझाया, यह आवश्यक नहीं है कि जो नीचे की ओर जा रहा है वह ऊपर उठना ही नहीं चाहेगा। जमीन पर फेंकी गेंद भी फिर उछलती है। जड़ वस्तुएं भी इसी तरह प्रभावित होती हैं। तो चैतन्य मनुष्य क्यों ना उठेगा? हम सोए ही रहें और कहें कि उठना मुश्किल है तो कोई बात नहीं होती। उर्मिला जी का यह धैर्य देखकर वह अध्यापिका भी इनकी सहयोगिनी बन गई और भविष्य में इसी प्रकार उनकी सहयोगिनियों की संख्या बढ़ती ही गई।
यदि कोई आगे चलने वाला साहस कर ले तो पीछे चलने वाले तो मिल ही जाते हैं। उर्मिला जी आगे बढ़ी और अन्य महिलाओं ने उनका साथ दिया। महिला स्वयं सेवकाओं का एक दल उर्मिला जी के नेतृत्व में पुरुषों के समकक्ष ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। इन आंदोलनों के माध्यम से वह प्रोफेसर धर्मेंद्रनाथ शास्त्री के संपर्क में आई। उनके विचार तथा कार्यों को देखकर उर्मिला जी को वे उपयुक्त जीवन साथी लगे। उपयुक्त जीवन साथी जचे। दोनों एक ही पथ के पथिक थे। 9 अक्टूबर 1929 को ये दोनों विवाह सूत्र में बन गए। इस प्रकार अंतरजातीय विवाह उन दिनों प्रचलित नहीं थे। उर्मिला जी का यह सराहनीय कदम था। समाज सेवा की लगन तो पहले ही लगी हुई थी, अब तो उन्होंने पूर्ण रूप से इसी जीवन को अपना लिया था। उपार्जन की चिंता तो अब उन्हें नहीं रही। विधवाओं के आंसुओं से भारत माता का आंचल भीग उठा था। उसे जीवित होते हुए मौत को पीठ पर ढोना पड़ता था। इस दीनहीन दशा में पड़ी मात्र शक्ति का उद्धार करने के लिए श्रीमती उर्मिला ने कमर कस ली। उन्होंने मेरठ की महिलाओं को इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत संगठन खड़ा किया, जिसका काम इस प्रकार की विधवाओं का पुनर्विवाह करना था तथा अपने आप को जगाना था। उन दिनों पुरुषों के सभा सम्मेलन तो हुआ करते थे, किंतु महिलाओं के नहीं होते थे। महिलाएं जाग उठी। इसका बोध कराने के लिए 30 जनवरी 1930 को मेरठ में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया और उसकी अध्यक्षा के रूप में विचारोत्तेजक भाषण दिया, जिसमें महिलाओं को जगाने का उद्बोधन था। उन्हें अपने पांवों पर खड़े होने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मेरठ 5 मई 1930 को एक विशाल जुलूस निकाला, जो लगभग 5 मील लंबा था तथा उसमें 5000 महिलाओं ने भाग लिया। इसका व्यापक प्रभाव पुरुषों पर भी पड़े बिना न रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उस दिन 34 स्थानों पर सभाएं हुई और 2200 व्यक्तियों ने खादी पहनने का संकल्प लिया। इन्होंने देखा कि केवल नगरों में ही जागृति फैलाने से विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं होने वाला। भारत के गांव प्रधान देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इतनी बड़ी जनशक्ति को जगाना आवश्यक है। आसपास के गांव में जाकर वहां स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनमत तैयार करना तथा संग्राम के लिए सैनिक जुटाने का काम करने में इन्होंने रात दिन एक कर दिया। बहादुरगढ़, देहरादून तथा मुजफ्फरनगर में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिए। उसका परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग देश के लिए अपने पारिवारिक एवं व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर आंदोलन करने के लिए उठ खड़े हुए। उर्मिला जी के इस दुर्गा रूप को देखकर ब्रिटिश सरकार इन्हें बंदी बनाने को तैयार बैठी थी, पर उससे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। 16 जुलाई 1930 को मेरठ के प्रसिद्ध नेता श्री प्यारेलाल शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए। शर्मा जी की गिरफ्तारी के विरोध में 17 जुलाई को एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उर्मिला जी ने ब्रिटिश शासन की तीव्र भर्त्सना की। दूसरे दिन प्रातःकाल इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने इन्हें 6 महीने की सजा दी। नारी जात की हीन दशा के लिए उनके हृदय में बड़ा दर्द था।
वह पीड़ा ही थी जो इन्हें सदा कार्यरत रखती थी। बिना रुके बिना थके पूरे नगर तथा आसपास के गांवों में प्राण फूंकने का कार्य करती थी। वह नारी को अपने गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहती थी। वैश्या भी नारी ही होती है, वैश्या भी नारी ही होती है। उनके प्रति भी उर्मिला जी के मन में वैसा ही स्थान था जैसे कि अन्य नारियों के प्रति होता है। उन्होंने मेरठ की वेश्याओं की सभा में 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इनके भाषण का यह प्रभाव हुआ कि वे रोने लगीं। पश्चाताप के इन आंसुओं में उनकी दुष्प्रवृत्तियां बह निकली। उन्होंने शराब का त्याग किया तथा खद्दर पहनने का संकल्प लिया। उस समय इस तबके में जाकर भाषण देना एक क्रांतिकारी कदम था। अपने 3 छोटे छोटे बालकों तथा पति को अकेले छोड़कर जेल की सीखों में बंद रहने पर उनका मात्र हृदय चीत्कार कर उठा, पर होठों पर मुस्कान ही बरसती रही, चेहरे पर शिकन नहीं आई। उर्मिला जी मोम से भी नरम और पत्थर से भी कठोर बन सकती थीं। अपने कैंसर के ऑपरेशन के समय भी उन्होंने क्लोरोफार्म नहीं ली तथा दर्द को हंसते हुए सह लिया। 1937 में उन्होंने मेरठ में एक महिला दस्तकारी स्कूल की स्थापना की। आरंभ में इस स्कूल की अध्यापिकाओं और प्रबंध का खर्च उन्होंने अपने ही जेब से दिया। तत्पश्चात कुछ परिचितों का सहयोग मिलने लगा। इसकी प्रगति देखते हुए सरकारी सहयोग भी मिलने लगा। इस प्रकार अल्पकाल में ही यह छोटा सा स्कूल प्रगति कर गया। आज यह स्कूल उर्मिला महिला दस्तकारी स्कूल के रूप में उर्मिला जी के स्मारक के रूप में कार्य कर रहा है। 1942 के सत्याग्रह आंदोलन में फिर इन्हें जेल जाना पड़ा। 6 महीने के कारावास तथा निरंतर श्रम करने के कारण इनका स्वास्थ्य जर्जर हो चुका था। अब ये जेल से छूट कर आई तो अस्वस्थ थीं, फिर भी इनका आंदोलनों में भाग लेना नहीं छूटा। फलस्वरूप इनकी हालत बहुत बिगड़ गई। इन्हें कैंसर हो गया। ऑपरेशन व पर्याप्त उपचार भी इनके प्राण न बचा सके। 6 जुलाई 1942 को इनका देहांत हो गया। साथियों, नारी जागरण व राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत उर्मिला जी का यह जीवन भारतीय नारी का जीवित जागृत रूप है। अपने छोटे से जीवन में इतना बड़ा काम करके उन्होंने बता दिया कि नारी किसी भी दृष्टिकोण से महत्वहीन व कमजोर नहीं है। ऐसी जागृत नारियां समयानुकूल लक्ष्य निर्धारित कर कर्म क्षेत्र में उतर पड़े तो इस धरा को स्वर्ग बनते देर ना लगे। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। श्रीमती लिलियन डिक्सन के बारे में बताएंगे।